सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम लोग हैं उस धरती पर जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया और उस संकल्प से जो दबा कुचला पीड़ित समाज था उसकी मनोदशा को चेंज किया, उसको परिवर्तित किया और सबको ऐसा संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया जिसको पूरा करके दिखलाया। हम उस कमरे में हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 11 दिन नौकरी की, लेकिन जातिवाद का जहर इतना ज़्यादा था, उस जातिवाद के जहर के कारण बाबा साहब को नौकरी यहाँ से छोड़नी पड़ी। और हम लोग उस कमरे में हैं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे और रहे, मात्र 11 दिन नौकरी कर पाए और यहाँ से जब जातिवादिता के कारण उनको कमरा छोड़ना पड़ा और यहाँ से अपनी जान बचा करके वो भागे थे। और वो एक जो यहीं पे नज़दीक में एक रेलवे स्टेशन के पास पार्क है, सियाजी गायकवाड़ पार्क, उसमें जो है बाबा साहब ने संकल्प लिया था। आज उसको संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं। और आज 23 सितंबर 2023 है, यहाँ पे लाखों की संख्या में बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग इस यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो उन्होंने यहाँ से क्या संकल्प लिया है और क्या यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। आप यहाँ उस कमरे में यहाँ खड़े हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 11 दिन नौकरी की थी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है और आप कहाँ से आए हैं। सबसे पहले जय भीम। मेरा नाम राजेश कुमारी है और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर काम कर रही हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, आप दिल्ली से आए हैं, तो आज पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं आप? नहीं, मैं कई बार पहले आ चुकी हूँ। जी, आपने यहाँ आकर के क्या देखा और क्या महसूस होता है, जैसे आप इस कमरे में खड़े हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 11 दिन नौकरी की थी, तो वो हमारे महापुरुष ने इतनी पीड़ा सहन की, इतना दर्द सहन किया। उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस जब हम करते हैं तो हमें और ज़्यादा ताकत मिलती है कि ताकि हम समाज में, अपने भोले भाले समाज को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा समाज तो भोला भाला है, अनपढ़ है, अगर वो इनके चंगुल से निकल सकता है तो वो शिक्षा के बदौलत निकल सकता है। तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था और उसमें बाबा साहब ने एक ही बात पर जोर दिया था कि कम से अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम, हमारी जो गुलामी की जो बेड़ियां हैं, बाबा साहब अगर शिक्षित ना होते, बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां ना होती, बाबा साहब के पास इतनी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, तो इस देश के अंदर और भी बहुत सारे नेता हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की डिग्रियों को, बाबा साहब की एजुकेशन को कोई छू नहीं पाया है। तो वो हमारे ऐसे महापुरुष की, जब हमें पता चला कि ये वो जगह है जहाँ बाबा साहब को इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ी, तो कि बाबा साहब ने 11 दिन में ही उस नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और फिर बाबा साहब ने जो है यहाँ से बॉम्बे वापस जाने का फ़ैसला लिया। और बाबा साहब बड़े दुखी हुए, बड़े रोए यहाँ पर। तो हमें यहाँ आने के बाद जैसे एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है कि हमें अपने महापुरुष के ने जो हमारे लिए अपना जीवन अर्पण किया है, कम से कम हम उनका जो ऋणी हैं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अपने आप को ऋणी मानती हूँ और भारत की हर महिला को ऋणी मानती हूँ। अगर उनका ऋण मैं उतार पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगी। आप सौभाग्यशाली समझेंगे। आज यहाँ आपने जो सियाजी गायकवाड़ पार्क में भी आप गए हो, संकल्प भूमि में आप गए हैं, वहाँ पर भी कई लाख लोग वहाँ पर आ जाए, तो इसका क्या कारण देखते हैं कि जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था, क्या उस संकल्प को करने के लिए लोग आज भी एकत्रित हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा। लाखों लोग हर बार यहाँ पर आते हैं और लाखों लोग आकर के प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन वो एक जो बाबा साहब ने एक बात और कही है कि एक पार्टी, एक झंडा और एक मंच पे आ जाओ तो आपका कल्याण निश्चित है। लेकिन अभी भी मेरा जो समाज है वो एक झंडे के नीचे नहीं आ रहा, एक पार्टी के नीचे नहीं आ रहा, हर रोज़ नए संगठन बना रहा है। ये जो नए नए संगठन बन रहे हैं, जो नई नई पार्टियां बन रही हैं, ये हमारी नाश की जड़ हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको जो पीछे से जो एक हवा देने का कार्य मनुवादी लोग करते हैं। आज हमारे लोग ज़्यादातर हमारे बीच में वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन केवल और केवल अपना पेट पालने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहती हूँ, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, वो भी अपना पेट भर लेता है। अगर इस दुनिया में पैदा हुए हो, उस महापुरुष को देखो, बाबा साहब को देखो, उन्होंने अपनी संतान खो दी। हम यहाँ आपसे संतान खोने के लिए नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि केवल और केवल एक अच्छे मन से, सच्चे मन से
क्योंकि धन की ज़रूरत तब बाद की भी बात है, पहले एक अच्छा मन होना चाहिए काम करने के लिए। अगर आपके पास अच्छा मन है तो पैसा पीछे पीछे आता है, और मैं उसी तर्ज पे काम कर रही हूँ। मैं मैंने कोई संगठन नहीं बना रखा और ना ही कभी कोई संगठन बनाऊंगी, और केवल अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, बाबा साहब की विचारधारा पर जन जन तक, घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। बाबा साहब के कैडर में लेती हूं और आगे भी लेती रहूंगी। इसी तरह बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार करूंगी। इसका क्या कारण है कि आज जैसा आपने कहा एक झंडा और एक पार्टी होनी चाहिए, इसका क्या कारण है कि जो लोग हैं वो 6000 कुछ संगठनों में बटे हुए हैं और पार्टियों में बटे हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा समय लग रहा है आपको सत्ता हासिल कर पाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सत्ता हासिल कर पाएंगे। बाबा साहब ने हमें सत्ता हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए हैं। पहली बात तो एक झंडा, एक मंच और एक पार्टी के लिए बाबा साहब ने कहा। अगर लोग उसे भी नहीं अपनाते हैं तो बाबा साहब ने कहा है कि मेरे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर जाकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मेरे समाज को बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए। जैसे ही हम बौद्धिस्ट बन जाएंगे तो हमारे इंटरनेशनल संबंध भी बन जाएंगे, और जो यहाँ का जो मनुवादी समाज है, जब उसमें से 85% समाज बौद्धिस्ट बन जाएगा तो मनुवाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हमें सोचने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कार्य इतनी आसानी से हो पाएगा, इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि हर संगठन के पीछे कोई ना कोई ताकतें ऐसी हैं जो हमारे लिए, हमारे विरुद्ध काम करती हैं। उन संगठनों का जब तक जहरीलापन ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझती कि हम एक हो पाएंगे या हम अपने शासन सत्ता को ले पाएंगे। एक अंतिम सवाल, बहुत सारे लोग अपने हाथों में भारतीय संविधान लेकर के चलते हैं और वो कहते हैं कि भारतीय संविधान को हमें बचाना है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जबकि जो सत्ताधारी पार्टी, उसने आरक्षण खत्म कर दिया, उसने EWS जो है स्वर्ण जाति को दे दिया, उसने 10 IAS बनाने के लिए भी कर दिया, सारी जो सरकारी जो संपत्ति थी उनको प्राइवेटेशन कर दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि संविधान इस तरह बच पाएगा? कैसे बच पाएगा संविधान? संविधान को ख़त्म करने के ये आर्टिकल पास करके तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा संविधान ये ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि 85% समाज जो है ना, चाहे वो किसी भी संगठन में क्यों ना हो, कितना भी उनके अंदर जहर क्यों ना भरा हो, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है और भगवान बुद्ध की बात आती है तो वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। और संविधान हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर संविधान ख़त्म होगा तो उससे पहले हम ख़त्म हो जाएंगे, और हम मैं अपने सूझबूझ से ये ऐलान करती हूँ कि अगर संविधान पे ख़त्म होने की बात आएगी तो उससे पहले, संविधान को ख़त्म करने से पहले, चाहे कितनी भी सियासी ताकतें हों, हमें ख़त्म करना होगा, वरना तो संविधान ख़त्म नहीं होगा। और आपने कहा संविधान खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर दोबारा से वही कह रहा हूँ, जैसे भी आप दिल्ली से आए हैं जी, दिल्ली में अभी जो है जो केंद्र सरकार है उसने ऐसा अध्यादेश पारित कर दिया कि जो सारी जो वहाँ की बागडोर रहेगी वो उपराज्यपाल के हाथ में रहेगी, आपने देखा जी होगा। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं।